नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। विपक्ष का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, जो लाजमी था। वजह यह कि संख्या बल पूरी तरह से एनडीए सरकार के साथ था। सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद मणिपुर के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि बहस जरूर छिड़ेगी कि 3 दिन की तकरीर के बाद लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष ने क्या हासिल किया और विपक्ष को क्या मिला। विपक्ष इस बात पर खुश हो सकता है या इस बात पर खुश हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी तोड़वाने में कामयाब रही है। वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा पर संसद में बोलने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर उत्साहित है, इस बात का चर्चा कर रही है या चर्चा करवाना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे में गांधी परिवार और कांग्रेस के धुर्रे उड़ा दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रेडियो पर अपने मन की बात करते हैं, संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर मन की बात या मणिपुर के मन की बात कहने में या पहचानने में कहीं उनसे कोई भूल तो नहीं हुई है। तकरीबन 60,000 से लोग ज्यादा विस्थापित हो चुके हैं और 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों की तादाद में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। उसके अलावा तमाम जान माल को नुकसान हुआ है। और उस मुद्दे पर विपक्ष इस संसद का जो मानसून सत्र था, प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी। सरकार एक अल्पकालीन चर्चा के लिए तैयार थी और अमित शाह को उसको जवाब देने की बात की जा रही थी। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो विपक्ष में खासतौर पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने तो सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। और चूंकि वो मणिपुर गए थे और मणिपुर में जो उन्होंने सुना था, उनको बड़े मार्मिक ढंग से राहुल गांधी ने लोकसभा के जरिए लोगों के सामने रखा कि आखिर किस तरह से एक मां अपने बेटी की लाश को जो था समेटे वहां पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी उसके अनुभव को सामने रखा और कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा मणिपुर के मुद्दे पर एक विपक्ष की तरफ से एक मार्मिक अंदाज में अपनी बात देश के सामने रखी थी। और उसके बाद एक एक करके पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी थी। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतरे थे और तकरीबन 2.25 घंटे की तकरीर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर की थी। और शुरुआती 1.25 घंटे में उन्होंने मणिपुर का मान नहीं बोला। तब तक गांधी परिवार और कांग्रेस को जो था वो लगातार कोसने में लगे हुए थे। और सवाल ये गंभीर ये है कि क्या इससे मणिपुर के लोगों का भला हो पाएगा। बेशक वो अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब हुए हो या उसको गदगद करने में कामयाब हुए, लेकिन इससे मणिपुर की जो समस्या है या जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो क्या समस्या इससे एड्रेस हो पाएगी। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तकरीर की शुरुआत, चूंकि मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर या मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करते तो वो शायद ज्यादा बड़ी एक लकीर खींच सकते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस मुद्दे पर जब मुंह खोला तो जाहिर सी बात है उनका पूरा टाइम 1.25 घंटा शुरुआती दौर पर उनका कांग्रेस को, गांधी परिवार को कोसने में लगा, उनकी सरकार के कार्यकाल को कोसना रहा। जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत की और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सबको उन्होंने जो था उन पर सवाल खड़े किए। और उसके साथ ही साथ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो विपक्षी गठबंधन हाल में बनाया इंडिया, उस पर उन्होंने जो था तमाम तरह के सवाल खड़े किए। और जो नामकरण उसका किया है वो घमंडिया गठबंधन उन्होंने किया। दरअसल 2024 में चुनाव होने हैं और जो हालात राजनीतिक देश के हैं और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद सत्ताधारी बीजेपी या एनडीए की हालात बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या इसको यूं कह सकते हैं कि उतने मजबूत नहीं है जितना कभी 2014 या 2019 में वो हुआ करते थे। और खास तौर पर जबकि 26 विपक्षी दलों का एक गठबंधन इंडिया मूर्त रूप ले चुका है और प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जिस तरह से हमला उन्होंने इंडिया को घमंडिया करके कहा, तो उससे शायद जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अंदर से अंदर विचलित हैं। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस को, गांधी परिवार को कोसा, उससे जाहिर सी बात है वो उनकी बेचैनी या उनकी घबराहट या उनके अंदर से कमजोरी साफ तौर पर नजर आती है। लगता यह है कि जो विपक्षी एकता है उससे नुकसान बीजेपी को जो संभावित हो सकता है, जो हो सकता है, उसका एहसास उन्हें है। और जो भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, वो जिस तरह से हमले कर रहे थे, लगातार हमले कर रहे थे, उससे वो सारी चीजें साफ तौर पर नजर आती हैं। उनकी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा है कि विपक्ष को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दो, यानी बदनाम कर दो या उस पर सवाल खड़े कर दो और उसके बाद ताकि मैसेज आए, माहौल बने कि मैं ही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं। तो उसी अंदाज में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और पहली बार नहीं बोल रहे हैं, जब वो बोलते हैं
ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब मुंह खोलेंगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे, और ऑरेटर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बहुत मजबूत जनमत के प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ उनको चुना है, उनके खाते में कुछ उपलब्धि भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये जरूर उठेगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब बहस हो रही थी तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कह रहे थे, क्या उनके बयान संसद के अंदर हो रहे थे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ है, तो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको रखने का या उसका ब्यूरो रखने का भी प्रधानमंत्री को अधिकार है। किसी भी सरकार के जो मुखिया उनको अधिकार है। लेकिन इस पूरी तकरीर जो 2.25 घंटे की थी, प्रधानमंत्री अपने 9 साल के 9 उपलब्धियों को नहीं गिना पाए थे, और 1984 के जो दिल्ली दंगे थे, सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, उसका मुद्दा भी उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में जो था उसको भी सामने रखा। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में इंसानियत का कत्लेआम उन्हीं के रहते हुए हुआ था। नरेंद्र मोदी अपने वोट बैंक को हमेशा साधते हैं, और उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। 2024 में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है जो उनका वोट बैंक है उसको उन्हें कैटर करना है। और अभी तक की जो स्थिति, जितना वोट बैंक बीजेपी हासिल उनके नेतृत्व में करती आई है, तो तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन बाकी 2/3 वोट जो बटा हुआ अलग अलग पार्टियों को मिला है वो बीजेपी को नहीं मिलता है। अभी भी 1/3 वोट पर 1/3 जनमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने उस वोट बैंक को एड्रेस किया। ये हो सकता है वो गदगद भी होंगे या नहीं हुए, तो कुछ नहीं, इस पर दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन निराश कौन हुआ है? निराश मणिपुर हुआ है, और निराश जो बाकी लोग हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुत ही संवेदनशील मसले पर अपना कुछ कॉन्क्रीट बोलेंगे और उस पर जो तमाम जो उसके जख्म है उन जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। पूरा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हुई है, जिस तरह से लोगों ने भाषण दिए हैं, अभी तक के जो भाषण है वो नेताओं की तकरीर के लिए याद किए जाते हैं। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोग अगर कल जानना चाहेंगे या याद रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे? क्या स्मृति ईरानी का भाषण याद रखेंगे, या निशिकांत दुबे का भाषण याद रखेंगे, अमित शाह का भाषण याद रखेंगे, या नरेंद्र मोदी का इतना मैराथन भाषण याद रखेंगे, या फिर राहुल गांधी का भाषण याद रखेंगे, या गौरव गोगोई का भाषण याद रखेंगे? तो जो भी हो, ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी है। चीज है कि जिस तरह से इस पूरे संवेदनशील मसले पे जो मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस तरह से ठाके लगाए जा रहे थे, उसके बाद कंपेयर किया जा रहा था कि उस सरकार में इतने बलात्कार हुए थे, उस सरकार में इतनी हिंसा हुई थी, और हमारे टाइम में ये कम हुई है। तो इससे आप संवेदनशीलता का खुद अंदाज लगा सकते हैं। और पूर्ववर्ती जो भी अविश्वास प्रस्ताव रहे हैं, खुद उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार भी शामिल है। उस दौरान भी तमाम जो चर्चाएं वो आज भी यूट्यूब वगैरह में वो आज मौजूद हैं, उनको लोग आज भी सुनते हैं। अगर उससे तुलना की जाएगी तो कल ये सवाल उठेगा, कल ये सोचा जरूर जाएगा, चाहे कि किस तरह से, किस लेवल पे या किस निम्न स्तर की चर्चा इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे ओरेटर हैं और समा बांधना उनको आता है, और खास तौर पर चुनावी रैलियों में लोगों की नस पकड़ना, नस दबाना या नस पे हाथ तक उनको बखूबी आता है। तो उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की बहस का जवाब देते हुए बोल रहे थे। जिस मुद्दे पर बहस हो रही थी उसके अलावा उन्होंने सब कुछ कहा था, और गांधी परिवार, राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उनके निशाने पर रहे थे, सोनिया गांधी उनके ऊपर निशाने पर रहे थे। और उसके बाद जब तकरीबन 1.25 घंटे तक नरेंद्र मोदी मुद्दे पर नहीं आए थे, सिर्फ कोसे में समय निकाले, तो उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार बोले चले जा रहे थे। उसी दरमियान तकरीबन 2 मिनट के आसपास उन्होंने मणिपुर पर बोला था, और उसके बाद अकेले नरेंद्र मोदी ने जो था उस बहस को पूरा खत्म किया था। और जाहिर ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर अपने मन की बात करते हैं। उनके पास एक मौका संसद के अंदर था, टेलीविजन चैनलों के सामने जो उसका प्रसारण संसद टीवी के जरिए होता, कि वो मणिपुर के मन की बात को एहसास करते या मणिपुर के लोगों की मन की बात समझते हुए उनको क्या भरोसा दिलाते। भरोसा उन्होंने दिलाया है, लेकिन जिस तरह से उनकी जो पूरा भाषण था उससे साफ है कि वो कहीं ना कहीं एक मौका बड़प्पन दिखाने के या बड़ा बनने का एक कहीं ना कहीं चूक गए हैं। और सत्ताएं, सरकारें संख्या बल से बनती हैं और चलती भी हैं, लेकिन आपका जो कद है वो आपकी बातों से, वो आपके आचरण से होता है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अवसर गंवाया है।